हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण की विधियों का अध्ययन करेंगे। यानी जो ईवीएस की पेडागोजी है, ईवीएस की पेडागोजी में आज हम उसकी विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियां महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियां अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। वैयक्तिक का मतलब पर्सनल। जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित विधियां अपनानी चाहिए, क्योंकि जो गतिविधियां हैं क्या क्या हैं, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करती हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व का पोषण करती हैं। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता यानी को बढ़ावा देती हैं। शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका देती हैं। शिक्षार्थियों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान देती हैं। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराती हैं। शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करती हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं सीखने योग्य बनाती हैं। सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है और कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया। पर्यावरण शिक्षण की विधियां निम्नलिखित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की ने किया था। तो अब हम जो शिक्षण की विधियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं वन बाई वन। पहली विधि है किंडरगार्टन विधि, जिसको हम बालोद्यान शिक्षण पद्धति कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता है F.A. फ्रोवेल। पूछा जा सकता है कि किंडरगार्टन जो विधि है उसकी जन्मदाता कौन है, उसके फादर कौन है। उसके फादर है F.A. फ्रोवेल। इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं है। शिक्षार्थी को डांटा फटकारा नहीं जाता है। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है। शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं द्वारा सीखता है। प्ले स्कूल इसी विधि पर आधारित है। आज के समय में जो प्लेइंग ग्रुप स्कूल चल रहे हैं वो किंडरगार्टन जो विधि है, जो फ्रोवेल के द्वारा जिसकी खोज की गई थी, उसी पर आधारित है। अब हम लेते हैं दूसरी विधि, मोंटेसरी विधि। यह विधि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा शुरू की गई। यह 3 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देती है। इस विधि में बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब हम लेते हैं तीसरी विधि, और तीसरी विधि है प्रोजेक्ट विधि, जिसको हम परियोजना विधि भी कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता है W.H. किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? W.H. किलपैट्रिक। इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना, उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। परियोजना व्यक्तिगत या समूह में किया जाता है। विभिन्न विषय वस्तुओं पर योजना बनाई जा सकती है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर, आवासों पर, कलाओं पर, यातायात के साधनों पर, पहनावे पर, फसलों पर, मिट्टी पर, प्रदूषण पर, ऐतिहासिक इमारतों पर इत्यादि पर परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं। अब हम लेते हैं कहानी विधि। पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में यह विधि बड़ी उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से शिक्षार्थियों को दिया जा सकता है। इस विधि के द्वारा किसी भी नीरस और उबाऊ विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यह विधि अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण यानी अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इस विधि के द्वारा अनेक विषय क्षेत्रों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का विकास किया जा सकता है। यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है।
इस विधि के द्वारा बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। नेक्स्ट हम विधि लेते हैं क्रियात्मक विधि। यह विधि करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। अगर पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होगी तो शिक्षार्थी का ज्ञान स्थायी और सार्थक होगा। इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग जैसे कौशलों का विकास होता है। इस विधि में शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है। इस विधि से शिक्षार्थियों से कई सारी गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे किसी चीज़ का मॉडल यानी प्रतिरूप बनाना, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के आवासों का मॉडल बनाया जा सकता है। किसी चीज़ का चार्ट बनाना, जैसे भोजन के विभिन्न स्रोतों का, परंतु प्राथमिक स्तर पर पोषण यानी भोजन के विषय में पढ़ाने का सबसे उचित तरीका शिक्षार्थियों के टिफ़िन बॉक्स में लाए गए भोजन के विषय में व्याख्या करना होता है। किसी चीज़ का मानचित्र बनाना, जैसे घर से स्कूल तक के रास्ते का, रेलवे सफ़र का आदि। किसी चीज़ का चित्र बनाना, जैसे बीज के अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन कर उसका चित्र बनाना। पौधों का अवलोकन करके विभिन्न भागों का चित्र बनाना। किसी चीज़ पर वृत्त चित्र दिखाना, जैसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर, पक्षियों के घोंसलों पर आदि। शिक्षार्थियों के अधिकतम भागीदारिता हेतु विभिन्न गतिविधियां कराना, जैसे अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। शिक्षार्थियों को गतिविधियों के द्वारा संवेदनशील बनाया जा सकता है, जैसे वन संरक्षण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें एक एक पौधा अपनाने और उसका पोषण करने के लिए कहा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट विधि लेते हैं सहयोगात्मक अध्ययन विधि यानी समुदाय विधि। पर्यावरण अध्ययन में समुदाय यानी समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये वास्तव में स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती हैं। सामूहिक गतिविधि यानी परियोजना शिक्षार्थियों में सहपाठी यानी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाती है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी का। शिक्षार्थियों में निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक भावना का विकास होता है, यानी अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि इस विधि की गतिविधियां हैं। ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं। शिक्षार्थी समूह में रहकर जानकारी इकट्ठा करते हैं और विश्लेषण के पश्चात निष्कर्ष निकालते हैं। सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण की समस्या, ग्रामीण और शहरी जीवन आदि पर समूह चर्चा का आयोजन किया जा सकता है या समूह परियोजना दी जा सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं अन्वेषण यानी खोज विधि। अन्वेषण को हम खोज कहते हैं। इस विधि के जन्मदाता थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। यह विधि स्वयं करके सीखना पर आधारित है। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। इस विधि से शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। इस विधि से शिक्षार्थी आत्मविश्वासी, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बनता है। इस विधि के द्वारा क्या डूबा, क्या तैरा, हवा चीज़ों को कैसे गर्म या ठंडा करती है, शीशा धुंधला कैसे हो जाता है, परछाई कैसे बनती है आदि वस्तुओं का अधिगम यानी ज्ञान कराया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं हम भ्रमण विधि। इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करते हैं। भ्रमण का मतलब होता है विजिट करना। यह विधि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। यह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय यानी प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव उपलब्ध कराती है और शिक्षार्थियों का अनुभव उनकी ज्ञान रचना का आधार होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। इस विधि में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और उसे अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ बांटना चाहिए। भ्रमण पर जाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं?
शिक्षार्थियों को अपने साथ पूरा बस्ता नहीं लेकर जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने साथ नोटबुक या ड्राइंग कॉपी साथ ले जाना चाहिए ताकि वे जो देखें उसको नोट कर लें या चित्र बना लें। अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए भोजन कदापि ना लेकर जाएं। भ्रमण पर जाने से पहले वहां किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। इस विधि से पौधों, जानवरों, प्रकृति, पहाड़ों, खाद्य श्रृंखलाओं, ऐतिहासिक इमारतों, फसलों आदि के विषय में सार्थक अधिगम यानी ज्ञान कराया जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रश्न पूछते हैं। पर्यावरण अध्ययन तभी सार्थक होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं, क्योंकि प्रश्न शिक्षार्थियों में रुचि और उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्नों से शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त होता है यानी चिंतन जागता है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। प्रश्न पूछने से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मिलता है। कल्पना परक और चिंता परक प्रश्न, जैसे अगर पेट्रोल तेल खत्म हो जाए, वनों का विनाश हो जाए, जल की कमी हो जाए आदि जैसे प्रश्न शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाते हैं और उनमें चिंतन कौशलों का विकास करते हैं। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए और उनकी जानकारी की जांच नहीं करना चाहिए। अभ्यास या गतिविधियां या प्रश्न पाठ प्रकरणों में अंतः निर्मित होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थियों का ज्ञान स्थायी बन सके। अब हम थोड़ा सा प्रश्न बनाने के क्या क्या चरण होने चाहिए वो पढ़ लेते हैं। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला है रूपरेखा यानी डिजाइन तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है प्रश्न लिखना, चौथा है प्रश्नों का संपादन करना और पांचवा है अंक योजना लिखना। अब प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए? मुख्य रूप से प्रश्न निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, मुक्त अंत वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुक्त होते हैं। शिक्षार्थी अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे आज तुमने क्या खाया। दूसरा, बद्ध अंत वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से शिक्षार्थी को एक उत्तर चुनना पड़ता है, जैसे बहुविकल्पीय वाले प्रश्न। उपरोक्त प्रश्नों के अलावा प्रश्न निम्न प्रकार के भी होते हैं। पहला, तथ्यात्मक प्रश्न। ये तथ्य आधारित प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं। दूसरा, अभिसारी प्रश्न। ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं परंतु इनका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है, जैसे दिन और रात क्यों होते हैं। तीसरा, अपसारी प्रश्न। ये भी कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं परंतु विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण करने के बाद शिक्षार्थी अपनी कल्पना से उत्तर देता है, जैसे क्या होगा अगर धरती पर से तेल खत्म हो जाए। चौथा, मूल्यांकन वाले प्रश्न। ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं, जैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में समानताएं और असमानताएं क्या क्या है। अब हम लेते हैं अगली विधि है अभिन्यास दत्त यानी कार्य विधि। इस विधि में पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थियों को एक निश्चित समय में एक कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस विधि में एक अभिन्यास पूर्ण होने पर ही दूसरा अभिन्यास दिया जाता है। इस विधि का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। आगे हम लेते हैं आगमन विधि, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है। इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं और तत्पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है, यानी उदाहरण के बाद निष्कर्ष पर पहुंचना वो आगमन विधि होती है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को स्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। यह विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। पूछा जाता है कि विशिष्ट से सामान्य किस विधि में अध्ययन किया जाता है, तो वो आगमन विधि है। मूर्त से अमूर्त शिक्षण किस विधि में है, तो वो आगमन विधि में है। अब हम थोड़ा सा विशेष बात ले लेते हैं। कक्ष में शिक्षण की त्रिकोणात्मक स्थिति होती है। शिक्षण के उद्देश्य, अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां और मूल्यांकन, इन तीन परिस्थितियों से शिक्षक किसी न किसी रूप से संबंधित होता है। तो शिक्षण कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। यानी शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक है, ये शिक्षण के उद्देश्य, मूल्यांकन और अध्ययन, अध्यापन, परिस्थितियां,
एलिस क्रो ने कहा है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। कक्षा शिक्षण और शिक्षार्थियों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकते हैं। अब एक और हेडिंग लेते हैं इसी में महत्वपूर्ण बात में, शिक्षण के गुण, शिक्षक के गुण यानी विशेषताएं। शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं यानी गुण होने चाहिए। उसको स्वयं का ज्ञान होना चाहिए और विषय वस्तु की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। बाल स्वभाव, व्यवहार और बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उनकी रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षार्थियों की समस्या का तर्कसंगत समाधान खोजने का ज्ञान, जैसे किसी शिक्षार्थी ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है तो उसका कारण पता करके उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षार्थियों की अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने का ज्ञान होना चाहिए। उचित शिक्षण विधियों, पद्धतियों का ज्ञान, क्योंकि किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए उचित विधि का प्रयोग न करने से शिक्षार्थी उस प्रकरण की अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे। शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना चाहिए। शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल यानी विवरण तैयार करने का ज्ञान खासतौर से नवनियुक्त यानी नए शिक्षक को होना चाहिए। किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता निश्चित करना चाहिए। शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करने का ज्ञान शिक्षक में होना चाहिए। मूल्यांकन की नई विधियों का प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम के वांछित परिवर्तनों में अपनी राय देने का ज्ञान होना चाहिए और अनुशासन में सहायता करनी चाहिए। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, निगमन विधि। इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है और उसके पश्चात उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। यह विधि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र के ऊपर आधारित है। यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। इस विधि से शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी शिक्षण की विधियां। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन 1, कक्षा 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन किया था ऑप्शन ए एनसीएफ 2005 ने, ऑप्शन बी एनसीएफ 2000 ने, ऑप्शन सी एनसीएफ 1988 ने, ऑप्शन डी एनसीएफ 1975 ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एनसीएफ 2005 ने। क्वेश्चन 2, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विद्यार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने के लिए ऑप्शन ए केवल सामाजिक अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी केवल विज्ञान संबंधी अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है, ऑप्शन सी केवल पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है और ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में पढ़ाया जाता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 3, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों को कल्पनाशील बनाते हैं? ऑप्शन ए तथ्यात्मक, ऑप्शन बी अभिसारी, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी मूल्यांकन वाले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपसारी। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में होना चाहिए? ऑप्शन ए किसी सामूहिक क्रियाकलाप में सभी प्रतियोगियों की सहभागिता सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना व सम्मान देना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। इसके कूट दे रखे हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में ए और सी है और ऑप्शन डी में ए बी सी यानी तीनों है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए बी सी। क्वेश्चन 5, क्षेत्र भ्रमण विधि के विषय में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए यह अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ती है, ऑप्शन बी यह पाठ आधारित ज्ञान को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी यह अधिगम के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है, ऑप्शन डी यह सीखने वाले को अधिकतम संख्या में इंद्रियों को शामिल करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह पाठ आधारित ज्ञान को बढ़ावा देती है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 6, कथन ए समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है और सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। कथन बी
पर्यावरण अध्ययन में चित्रकला और शिल्पकला को एकल में सीखने पर बल दिया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कथन ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन बी कथन ए गलत है परंतु बी सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए सही है परंतु बी गलत है। क्वेश्चन 7, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण में निम्न में से किस सूत्र का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए सरल से जटिल की ओर, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी अंश से पूर्ण की ओर, ऑप्शन डी अनुभव से तर्क। इसके कूट दे रखे हैं, ऑप्शन ए में ए बी सी डी यानी चारों, ऑप्शन बी में ऑप्शन है ए बी सी, ऑप्शन सी में ऑप्शन है ए बी डी और ऑप्शन डी में ऑप्शन है ए सी डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए बी डी यानी सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और अनुभव से तर्क की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से किस थीम के अंतर्गत ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि पर चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए है आवास और ऑप्शन बी है यात्रा और ऑप्शन सी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है? ऑप्शन ए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन 10, ए दे रखा ए ऑप्शन, यह विधि अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करती है। ऑप्शन बी, यह विधि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती है। ऑप्शन सी, यह विधि नीरस विषय वस्तु को रोचक बना देती है। उपरोक्त विधि कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन ए दे रखा है परियोजना विधि, ऑप्शन बी कहानी विधि, ऑप्शन सी क्रियात्मक विधि, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कहानी विधि। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से असंबंधित कथन है। ऑप्शन ए, यह बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करे, ऑप्शन बी, यह खोजबीन प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, ऑप्शन सी, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे, ऑप्शन डी, यह अबोध गम्य अवधारणा को कम करे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 12, बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करने के लिए और उनको खोजने एवं अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए क्रियाकलाप के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करना चाहिए, ऑप्शन बी क्रियाकलाप के बाद बच्चों को आराम करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चों को एक दूसरे के क्रियाकलापों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रियाकलाप के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।